हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की इस क्लास में हम चूरू जिले के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में जिस कहानी का प्रयोग किया गया है वो कहानी काल्पनिक है। इस कहानी का किसी से कोई संबंध नहीं है, परंतु इस कहानी के हाईलाइट किए गए शब्द किसी न किसी सवाल का जवाब देते हैं जो कि पुराने एग्जाम्स में पूछे गए हैं। कहानी स्टार्ट करने से पहले हम एक बार चूरू जिले का मैप देख लेते हैं। चूरू जिले की कहानी शुरू करते हैं। एक बार चूरू जिले में एक सेठानी हुआ करती थी जिनका नाम खेतूबाई था। सेठानी का नाम क्या था? खेतूबाई। वह एक किसान परिवार से थी, यानी कि खेती करती थी। एक दिन सूरज बहुत तप रहा था। सेठानी पार्लर जाने से पहले जोहड़े पर बाल धोने गई। रास्ते में हनुमान जी मिल गए। सेठानी ने हनुमान जी को कोठरी में बिठाया। उस कोठरी में ओस गिर रही थी। फिर सेठानी हनुमान जी के लिए चांदी के गिलास में दूध लेकर आई। हनुमान जी जब अपनी मूंछें सही कर रहे थे तभी वहां काला हिरन आ गया और वह दूध पीते हुए कुर की आवाज कर रहा था। इतने में हनुमान जी ने हिरन को दूध पीते हुए देख लिया। यह सारी घटना लक्ष्मी जी और कृष्ण जी दोनों मिलकर देख रहे थे। उनसे हिरन का दर्द देखा नहीं गया। लक्ष्मी जी और कृष्ण जी दोनों मिलकर अंजना माता के पास गए और बोले कि हनुमान को बोलो हिरन को छोड़ दे। हिरन तो 10 साल का छोटा बच्चा है। कितने साल का है? 10 साल का। उससे गलती हो गई है, उसकी पीड़ा हमसे सहन नहीं हो रही। मां अंजना के कहने पर हनुमान जी ने भगवान शिव का नाम लेकर कुशलता पूर्वक हिरन को छोड़ दिया। हिरन अपनी दोस्त कबूतरी के साथ मिलकर अग्नि के चारों ओर कथक करते हुए नाचने लगा। हिरन और कबूतरी की आवाज सुनकर कुंभकर्ण की नींद खुल गई। कुंभकर्ण ने गुस्से में हिरन को पकड़ लिया। तब राजीव गांधी ने हिरन को बचाया। इस प्रकार हिरन बच गया और उसने राहत की सांस लेते हुए घर भाग गया। हिरन को सही सलामत देखकर हिरन के दादा ने गोगा जी के शीश पर बादाम का प्रसाद चढ़ाया। तो ये कहानी याद रखना, इनके बीच हाईलाइट किए गए शब्दों से ही चूरू जिले के जीके का रिलेशन है। दूध कौन पी गया था? काला हिरन। तो चूरू जिले का शुभंकर क्या है? काला हिरन। तो याद रखना, चूरू जिले का शुभंकर क्या है? काला हिरन। चूरू जिले की स्थापना 1620 ईस्वी में चूहड़ा या चूहरू नामक जाट ने की थी। उस समय चूरू जिला बीकानेर रियासत के अंदर आता था और वर्तमान में चूरू जिला भी बीकानेर संभाग के अंदर ही आता है। तो याद रखना, स्वतंत्रता से पहले चूरू जिला किस रियासत में आता था? बीकानेर रियासत में। और वर्तमान में चूरू जिला किस संभाग में आता है? तो बीकानेर संभाग में। एकीकरण 1 नवंबर 1956 में राजस्थान एकीकरण के दौरान चूरू को जिले का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था चूरू को जिले का दर्जा? 1 नवंबर 1956 को। चूरू जिला राजस्थान के बीकानेर संभाग या मंडल में शामिल है। चूरू जिले का मुख्यालय चूरू शहर में स्थित है। चूरू जिले में ताल छापर झील स्थित है जो कि एक खारे पानी की झील है। कौन सी झील स्थित है? ताल छापर। तो हिरन को कहां बांध दिया था? छप्पर में। तो वहीं से रखना, वहीं से याद रखना, चूरू जिले में ताल छापर झील स्थित है जो कि एक खारे पानी की झील है। राजस्थान का सबसे ठंडा व सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो वो है चूरू। सबसे ठंडे और सबसे गर्म तापमान के बीच का अंतर क्या होता है? तापांतर। तो राजस्थान का सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला भी कौन सा हुआ? चूरू, क्योंकि सबसे ठंडा भी यही है और सबसे गर्म भी यही है। अब नेक्स्ट है बालू का स्तूप बरखान। बालू का स्तूप का मतलब बालू मिट्टी से बने हुए स्तूप। किस प्रकार के स्तूप पाए जाते हैं चूरू जिले में? बरखान। तो याद रखना, स्तूप का नाम है बरखान। बरखान स्तूप एक प्रकार के बालू का स्तूप है जिनकी आकृति कैसी होती है? अर्धचंद्राकार होती है और ये अक्सर समूहों में पाए जाते हैं। ये ऐसे रेगिस्तानों में बनते हैं जहां पवन वर्ष भर एक ही दिशा में बहती है। इनका पवनानुवर्ती ढाल मंद और उत्तल होता है
जबकि दूसरी तरफ का ढाल तेज होता है। अर्धचंद्र के दोनों नुकीले हिस्से, जिन्हें स्तूपश्रम कहा जाता है, पवन के बहाव की दिशा में आगे निकले हुए होते हैं। ये देखिए बरखान, इसके दोनों सिरे कैसे हैं? नुकीले हैं। और हवा किस दिशा से आ रही है? इस दिशा से। तो क्वेश्चन आता है, बरखान प्रकार के स्तूप किस जिले में पाए जाते हैं? तो राजस्थान के चूरू जिले में पाए जाते हैं। ये बालू मिट्टी से बने होते हैं। पवन की दिशा में परिवर्तन होने से जब बरखान की एक भुजा कट जाए तथा एक भुजा शेष रह जाए तो उसे शीश कहते हैं। इसकी आकृति नवचंद्राकार होती है। तो ये क्या था? ये मान लो ये पूरा था, यहां तक ये पूरा क्या था? बरखान था। और धीरे धीरे ये वाला हिस्सा घट गया और ये वाला हिस्सा नुकीला रह गया। पवन कहां से आ रही है? इस साइड से। तो अब इसकी आकृति कैसी हो गई? नवचंद्राकार। अब इसे क्या बोलेंगे? अब इसे बरखान नहीं कहेंगे, अब इसे शीश कहेंगे। मरुस्थल में इस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं, जिनकी अलग अलग आकृति होती है और आकृति के अनुसार ही उनके नाम रखे हुए हैं। और इनकी आकृति किस पर निर्भर करती है? पवन की दिशा पर। हनुमान जी को पीने के लिए क्या दिया था? दूध। तो दूध से याद रखना, दूधवा खारा कहाँ स्थित है? चूरू जिले में। दूधवा खारा नामक गांव किसान आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है। दूधवा खारा में किसान आंदोलन का नेतृत्व सन 1945 में हनुमान सिंह बुढ़ानिया द्वारा किया गया। इस समय जागीरदार सूरजमल था तथा राजा कौन था? शार्दुल सिंह। सेठानी का नाम क्या था? खेतूबाई। वहीं से याद रखना है, खेतूबाई बीकानेर की प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी वेद मगाराम जी की बहन, जो दूधवा खारा किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किया था। तो अगर क्वेश्चन सीधा ही आए कि किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो हनुमान सिंह बुढ़ानिया ने। और अगर ऐसे पूछा जाए कि दूधवा खारा किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था, तो वो किसने किया था? खेतूबाई ने किया था। तो ये नाम याद रखना। अब देखते हैं कि चूरू में पानी कितना है। राजस्थान के चूरू जिले में से होकर कोई भी नदी नहीं बहती है। अब नदी नहीं है तो वन भी कम होंगे। तो राजस्थान में सबसे कम वनों वाला जिला कौन सा है? तो वो है चूरू। झील एक ही थी जो हमने पढ़ी थी, ताल छापर झील स्थित है, जो कि एक खारे पानी की झील है। राजस्थान का सबसे ठंडा व सबसे गर्म जिला चूरू ही है। और वार्षिक तापांतर वाला जिला भी कौन सा है सर्वाधिक? चूरू। अब बात करते हैं बीकानेर संभाग की। तो बीकानेर संभाग में कुल कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर। तो चूरू जिले का अभी हमने देखा कि इसमें कोई भी नदी नहीं बहती है। इसके अलावा ऐसा और कौन सा जिला है जिसमें कोई भी नदी नहीं बहती है? तो वो है बीकानेर। तो क्वेश्चन आता है, राजस्थान के ऐसे कौन से 2 जिले हैं जिनमें कोई भी नदी नहीं बहती है? तो वो कौन से हैं? बीकानेर और चूरू। और इसके अलावा एक क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे कम नदियों वाला संभाग कौन सा है? तो वो भी कौन सा है? बीकानेर संभाग। क्योंकि बीकानेर संभाग में 4 ही जिले हैं, जिसमें से 2 जिलों में नदियां है ही नहीं और 2 जिलों में एक ही नदी बहती है। तो उस नदी का क्या नाम है? घग्गर नदी। तो हनुमानगढ़ और गंगानगर में कौन सी नदी बहती है? घग्गर नदी बहती है। इसलिए सबसे कम नदियों वाला संभाग कौन सा होगा? बीकानेर। न्यूनतम वन संपदा वाला जिला चूरू। बीकानेर में कोई नदी नहीं बहती, चूरू में भी कोई नदी नहीं बहती। अब देखते हैं कि चूरू जिले में जब कोई नदी ही नहीं है तो पानी कहां से आता है। तो चूरू जिले में 2 परियोजनाओं से पानी आता है। एक तो है कुम्माराम लिफ्ट नहर परियोजना, दूसरी है राजीव गांधी सिद्धमुख नौहर परियोजना। इन्हीं दोनों का नया नाम भी दिया हुआ है और साथ में इनके नीचे इनका पुराना नाम भी दिया है। तो दोनों को याद रखना, कुंभाराम कुंभकिरण से याद रखना और राजीव गांधी से। तो वर्तमान में चूरू जिले में किन परियोजनाओं से पानी आता है? कुंभाराम लिफ्ट नहर परियोजना और दूसरी कौन सी है?
राजीव गांधी सिद्धबुक नाहौर परियोजना। चूरू जिले में कौन सा अभयारण्य स्थित है? तो ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य चूरू जिले की ताल छापर नामक जगह पर स्थित है। ताल छापर झील भी है और ताल छापर अभयारण्य भी है। ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है और काला हिरण क्या है? चूरू का शुभंकर है। ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य में सर्दी के मौसम में ठंडे स्थानों चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, साइबेरिया से कुरजा पक्षी, डैमोसेल क्रेन, बार हैंडेड गूंज आदि प्रवासी पक्षी आते हैं। तो हिरन क्या कर रहा था? कुरकुर कर रहा था, तो कुर से याद रखना कुंजा पक्षी। विरह के प्रतीक कुंजा पक्षी का अभयारण्य कौन सा है? ताल छापर अभयारण्य कहाँ स्थित है? चूरू में। आगे है काले हिरणों की शरणस्थली, तो वो भी कौन सा है? ताल छापर अभयारण्य चूरू। अब आगे देखते हैं चूरू का किला। चूरू का किला चूरू में स्थित है। चूरू के किले का निर्माण 1739 ईस्वी में ठाकुर खुशहाल सिंह ने या खुशहाल सिंह ने करवाया था। चूरू का किला राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है जो कि चांदी के गोले दागने के लिए प्रसिद्ध है। हनुमान जी ने किसमें दूध पिया था? चांदी के गिलास में, तो वहीं से याद रखना है। चूरू का किला राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है जो कि चांदी के गोले दागने के लिए प्रसिद्ध है। 1857 के विद्रोह में ठाकुर शिव सिंह हैं। शिव जी के कहने पर हनुमान जी ने छोड़ा था। शिव जी का नाम लेकर, तो वहीं से याद रखना। 1857 के विद्रोह में ठाकुर शिव सिंह ने अंग्रेजों का विरोध किया। इस पर अंग्रेजों ने बीकानेर की सेना लेकर चूरू दुर्ग को चारों ओर से घेर कर तोपों से गोलेबारी की बरसात की। जवाब में दुर्ग से भी गोले बरसाए गए, लेकिन जब दुर्ग में शीशा खत्म हो गया तो लोहारों ने गोले बनाने से मना कर दिया। तब लोगों ने अपने घरों से चांदी लाकर ठाकुर को समर्पित की। उसके बाद लोहारों व सुनारों ने चांदी के गोले बनाए और वो गोले अंग्रेजों पर दागे गए। चांदी के गोले देखकर शत्रु सेना हैरान हो गई और जनता की भावनाओं का आदर करते हुए दुर्ग से घेरा हटा दिया। तो याद रखना, राजस्थान का एकमात्र ऐसा कौन सा किला है जो कि चांदी के गोले दागने के लिए प्रसिद्ध है? तो उसका नाम है चूरू का किला। ये है चूरू का किला जो कि चांदी के गोले दागने के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं कि दादाजी ने बादाम का प्रसाद किसको चढ़ाया था? गोगा जी को। कहाँ चढ़ाया था? शीश पर। तो दादा से ददरेवा चूरू पंचपीर गोगा जी का जन्म स्थल चूरू जिले का ददरेवा गांव है। भाद्रपद कृष्ण नवमी या गोगा नवमी को ददरेवा में गोगा जी का मेला भरता है। गोगा नवमी को गोगा जी के राखी चढ़ाई जाती है, ये याद रखना। किस देवता की राखी चढ़ाई जाती है? तो गोगा जी के। यह गोगा जी महाराज का जन्म स्थल है। यहाँ पर शीश से याद रखना, शीर्ष मेढ़ी, इन्हें जाहरवीर भी कहा जाता है। ये हैं गोगा जी, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें पंचपीर में भी शामिल किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं साहुआ का गुरुद्वारा। साहुआ का गुरुद्वारा चूरू जिले में स्थित है। सांस से याद रखना साहुआ। साहुआ का गुरुद्वारा सिख गुरुद्वारा गुरु नानक देव व गुरु गोविंद सिंह के आने व रहने की स्मृति से जुड़ा हुआ है। साहुआ के गुरुद्वारे में कार्तिक मास की पूर्णिमा पर विशाल मेला लगता है। इसको याद करने का तरीका क्या है? हम बोलते हैं ना गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा से याद रखना है कि गुरु नानक देव व गुरु गोविंद सिंह के आने व रहने की स्मृति में बना हुआ साहुआ का गुरुद्वारा पर मेला कब लगता है? पूर्णिमा पर। ये है साहुआ का गुरुद्वारा, कहाँ स्थित है? चूरू राजस्थान में। अब आगे है सालासर हनुमान मंदिर, कहाँ है? सालासर चूरू। सालासर बालाजी का मंदिर चूरू की सालासर नामक जगह पर स्थित है। सालासर बालाजी मंदिर की स्थापना 1754 ईस्वी में महात्मा श्री मोहनदास जी ने की थी। सालासर बालाजी मंदिर में हनुमान जी की दाढ़ी मूछ युक्त, कहानी से याद रखना कि हनुमान जी क्या सही कर रहे थे? दाढ़ी मूछ। तो हनुमान जी की दाढ़ी मूछ युक्त, माथे पर तिलक युक्त मूर्ति स्थित है। इसके साथ है अंजना देवी मंदिर, कहाँ स्थित है? सालासर चूरू।
हनुमान जी की माता या जननी अंजना देवी का मंदिर भी हनुमान मंदिर के समीप ही चूरू जिले की सालासर नामक जगह पर स्थित है। तो ये याद रखना कि हनुमान जी की दाढ़ी मूंछ युक्त मूर्ति कहाँ है? सालासर हनुमान मंदिर में। और वो कहाँ स्थित है? सालासर चूरू में। ये रहा सालासर धाम। अब बात करते हैं सुजानगढ़ चूरू। चूरू जिले के सुजानगढ़ को संगीतकारों का गढ़ कहा जाता है। मालचंद बादाम वाले चूरू जिले के प्रसिद्ध काष्ठ शिल्पी हैं। काष्ठ शिल्पी का अर्थ होता है लकड़ी। उसके बाद है हिरन क्या कर रहा था? कबूतरी के साथ मिलकर अग्नि के चारों ओर कथक नृत्य कर रहा था। तो वहीं से याद रखना है, अग्नि नृत्य कबूतरी नृत्य कहाँ की है? चूरू जिले के। अग्नि नृत्य चूरू में जसनासी संप्रदाय का अग्नि नृत्य प्रसिद्ध है। उसके बाद है कबूतरी नृत्य। राजस्थान में कबूतरी नृत्य चूरू जिले का प्रसिद्ध है। ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कबूतरी क्या थी? फीमेल थी। उसी से याद रखना कि कबूतरी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा। उसके आगे है नाहटा संग्रहालय। नाहटा संग्रहालय चूरू जिले के सरदार शहर में स्थित है। नाहटा संग्रहालय अपने भित्ति चित्रों के लिए भी प्रसिद्ध है। भित्ति चित्र यानी कि दीवार पर बनाए जाने वाले चित्र। झुंझुनू में शेखावटी की हवेलियां भी किस चीज के लिए प्रसिद्ध हैं? भित्ति चित्रों के लिए भी। और शेखावटी क्षेत्र में कौन कौन शामिल है? चूरू, झुंझुनू, सीकर, ये तीनों शामिल हैं। आगे है सेठानी का जोहड़। तो याद रखना है कहानी से कि सेठानी बाल कहाँ धो रही थी? जोहड़े पे। तो सेठानी का जोहड़ कहाँ है? सेठानी का जोहड़ चूरू जिले के रतनगढ़ के निकट स्थित है। सेठानी का जोहड़ प्रकृति प्रेमियों के लिए आकर्षक स्थल माना जाता है। सेठानी की जोहड़ का निर्माण भगवान दास बांग्ला की विधवा पत्नी ने छप्पनिया अकाल के दौरान करवाया था। तो सेठानी का जोहड़ कहाँ स्थित है? चूरू जिले के रतनगढ़ में। और इसका निर्माण कब करवाया गया था? छप्पनिया अकाल के दौरान इसका निर्माण करवाया गया था। यह है सेठानी का जोहड़। आगे है सुराना या सुराणा की हवेली। सुराना की हवेली चूरू जिले में स्थित है। सुराना हवेली में 1111 खिड़कियां व दरवाजे हैं। ये देखिए खिड़कियां और दरवाजे। तो सुराना हवेली में 1111 खिड़कियां व दरवाजे हैं। सुराना हवेली का निर्माण 1870 ईस्वी में किया गया था। तो सुराना की हवेलियां कहाँ स्थित है? चूरू में। लास्ट में कहानी में हमने देखा था कि हिरन सांस लेते हुए भाग जाता था। सांस से साहुआ और सांस से ही सुराना, ये दोनों कहाँ स्थित है? चूरू में। सेठानी ने हनुमान जी को कहाँ बिठाया था? कोठरी में। तो कोठरी से याद रखना कोठारी हवेली। कोठारी हवेली का निर्माण एक प्रसिद्ध व्यापारी ओसवाल जैन कोठारी ने करवाया था। कोठारी हवेली का नाम ओसवाल जैन कोठारी ने अपनी गोत्र पर रखा था। कोठारी हवेली में एक बहुत ही कलात्मक कमरा है जिसे मालजी का कमरा भी कहा जाता है। तो हमने क्या देखा था कि कोठरी में ओस गिर रही थी। तो वहीं से याद रखना है कि कोठारी हवेली का निर्माण एक प्रसिद्ध व्यापारी ओसवाल जैन कोठारी ने करवाया था। ये कहाँ स्थित है? चूरू में स्थित है। ये है कोठारी की हवेली। अब आगे चलते हैं वाहन पंजीकरण। तो हिरन की उम्र कितनी थी? 10 साल। तो चूरू जिले में वाहनों का पंजीकरण क्या है? RJ10। अब आगे देखते हैं सेठानी कहाँ गई थी? पार्लर। तो पार्लर से याद रखना है पार्लर पानी। अब चूरू जिले में ना तो कोई नदी है ना ही इतनी झीलें हैं, तो वो पानी कहाँ से इकट्ठा करते हैं? तो राजस्थान में वर्षा का जल या पार्लर पानी के संग्रहण हेतु अनूठी कार्य योजनाओं को क्रियान्वित करने वाला एकमात्र जिला कौन सा है? चूरू जिला है। इसके बाद 3 प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, लक्ष्मी निवास मित्तल, कन्हैयालाल सेठी और कृष्णा पूनिया। इन तीनों का संबंध चूरू जिले से है। तो हमने कहानी में देखा था कि लक्ष्मी जी और कृष्ण जी हिरन को छुड़ाने जाते हैं। तो लक्ष्मी निवास मित्तल, प्रसिद्ध उद्योगपति लक्ष्मी निवास मित्तल चूरू जिले के सुजानगढ़ के निवासी हैं। उसके बाद है कन्हैयालाल सेठिया। सुजानगढ़ में जन्मे प्रसिद्ध रचनाकार कन्हैयालाल सेठिया को 2004 में पद्म श्री प्राप्त हुआ। उसके बाद है कृष्णा पूनिया। डिस्क थ्रो खिलाड़ी कृष्णा पूनिया राजस्थान के चूरू जिले की निवासी है। कृष्णा पूनिया को एशियाई खेलों में कांस्य तथा राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त है।
तो इन तीनों का संबंध किससे है? चूरू जिले से है, और ये याद रखना। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प की जा सके। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।